से आपका सेकंड पार्ट शुरू होता है। जिन्होंने फर्स्ट वाला नहीं देखा वो जाकर पहले वो देख लो। ये है आपका 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट 8th क्लास का। कंपनी का पलटवार। जब लोग विद्रोह कर रहे थे, ग्रुपिज्म कर रहे थे, बहुत सारे नेता सामने आए थे उसके आगे। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब उनको लग रहा था कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, तो वो भी हाथ पैर मार रहे थे। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, क्योंकि भारत के लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने इंग्लैंड से हेल्प मांगी। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया कि जो लोग विद्रोह कर रहे, सबसे पहले उसके लीडर को ख़त्म करो, उनके जहाँ पे ये लोग रहते उस जगह को ख़त्म करो। नए कानून बनाए गए, जो विद्रोह करेगा उसके लिए और कानून, सख्त कानून बनाए गए। और ये इंग्लैंड से लाए हुए सिपाही इसके फौजी में भर्ती करवाए गए। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, क्योंकि उसने एकदम भारी भरकम लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने भी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ये आपने पहले पढ़ा था। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इस जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। मतलब यहीं पर वो कहते, यहीं पर वो ख़त्म हो गए। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब था कि विद्रोह खत्म हो चुका था, क्योंकि अब वो पूरे भारत को वहीं से कंट्रोल कर रहे थे। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे, कोई छुपकर, कोई ग्रुप बनाकर, लेकिन बंद नहीं हुआ विद्रोह। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मतलब अपने आप को वापस सत्ता में लाने के लिए 2 साल तक युद्ध करते रहे। लोग जो इसका बगावत कर रहे थे उनको मारना पीटना, जेल में बंद करना, उस पर कानून डालना, सब कुछ ये इनका चल ही रहा था। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो इस युद्ध में उनको मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेरी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और शहीद हो गई। ताप्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता में छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों में हिम्मत टूटने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। उनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। जो लोग विद्रोह का लीडर कर रहे थे ना, लीडर इनका साथ छोड़कर जाने लगे थे। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। मतलब वहाँ के जो विद्रोही के साथ देने वाले थे ना, उनको कुछ कुछ लालच वगैरह देकर उनको ये कन्विंस कर रहे थे कि अब ऐसा नहीं करो तुम। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। उनको लालच अब देने लगे थे भूस्वामियों को ज़मीन का। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जो उन्होंने विद्रोह किया था, उसने कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण नहीं कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे। मतलब बगावत करने वाले जो लोग थे ना, उनमें से वो अंग्रेज़ के सामने चले जाओ, अगर ये बगावत करने वाले किसी अंग्रेज को नहीं मारा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों को, तो वो उनको छोड़ देंगे ब्रिटिश सरकार, ऐसा उन्होंने कहा, और वो सुरक्षित बच जाएंगे। ये लालच जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहाँ के लोगों को दे रहे थे, सुरक्षित रहेंगे और उनके ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। मतलब उसकी ज़मीन को भी हम नहीं हड़पेंगे। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही, विद्रोही, नवाब और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए, लेकिन कुछ लोग ये बात मानकर जब सामने आए तो उन पर मुकदमा भी चलाया गया, उनको फांसी भी दी गई, उनको गोली भी मारा गया। बस उनको फंसाने का एक लालच दिया गया और भोले लोग फंस गए उनकी बात मानकर। लेकिन बाद में फिर बहुत बड़ा विद्रोह चलता है। विद्रोह के बाद के साल में जब विद्रोह सब कुछ खत्म हुआ था, तब की बात बताई जा रही है। यहाँ पे एक छोटा सा चित्र दिया गया है। अंग्रेज टुकड़ियों कानपुर के पास विद्रोही को पकड़ लेती हैं, जितने भी विद्रोही थे।
ध्यान से देखेंगे कि इस कलाकार ने अंग्रेजों के सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोह पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है। अब बगावत से हम आगे का पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि लोगों को भी पता था क्या रूल करेंगे और अंग्रेजों को भी पता था अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर से बगावत हो सकती है, तो वो तो उसको नहीं करने वाले थे, सेम रूल को फॉलो। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए हुए ये सारे थे। फर्स्ट जो उन्होंने चेंज करा कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक नए सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन में संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का संगठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार इसे इंग्लैंड के राजा रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जमींदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। पहला तो ये वाला था। सेकंड जो वो रूल बनाते हैं और कहते हैं कि देश के सभी शासक को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उसके भू क्षेत्र यानी कि जमीन वाला जो जगह है उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि उनके दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, यानी कि मुंबई बेटे जो होते हैं या गोद लिया हुआ बेटा बेटी उनको दे दी जाएगी, उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, क्योंकि कब्जा होगा तो विद्रोह होगा। सिंपल बात उनको इतनी समझ में आ गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, कि जो है आपकी वो सिर्फ आपकी ब्रिटेन की रानी ही है, आप उनकी सब कुछ मानो, उसी के इशारों पे काम वगैरह करो, ऐसा ये लोगों को कहते थे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने भारतीय सिपाहियों को अपने में रखा था तो उन्होंने विद्रोह करा था। तब ये दोबारा मोल नहीं ले सकते खतरा कि अब हम दोबारा यहाँ भारत के लोगों को ही सिपाही बनाएंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर वो हम पे दोबारा पलटवार करें। तो उन्होंने यूरोप के सिपाहियों को क्या करा, ज़्यादा कर दिया और भारत के जो सिपाही थे उसको कम। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत से सिपाहियों को भर्ती कराने की वजह अब गोरखा, सिखों और पठानों में भी ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएं, क्योंकि ये लोग वैसे थे जिन्होंने पहले बगावत नहीं करी थी। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्होंने फोर्थ वाला जो था मुसलमानों की ज़मीन थी वो अपने कब्जे में ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, क्योंकि जो हिंदू और मुसलमान लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था विद्रोह करने के लिए। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि फिफ्थ पॉइंट है आपका कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी दोबारा विद्रोह के बाद सब अपने कब्जे में ले लिया और नए नए रूल बनाने लगे। ये मैप में आपको पूरा बताया गया है जहाँ जहाँ पर थे। झांसी की रानी की लड़ाई थी, मेरठ में युद्ध हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बरेली के सिपाही थे, फौजाबाद में सुल्तान वगैरह ने लड़ा था, लखनऊ में भी, कानपुर में भी। तो ये सारा है जो रेड से दिखाया गया है ना, ये जो है जैसे कि मेरठ दिल्ली, वो तो आपने युद्ध में भी पीछे पढ़ा है कि विद्रोह का मुख्य केंद्र था। और जहाँ जहाँ पे ब्लैक दिखाया गया वो विद्रोह का अन्य केंद्र था, मतलब यहाँ पे भी छोटी छोटी टुकड़ियों ने जाके युद्ध करा था। तो हमें इस मैप में पूरा ये बताया गया है, लेकिन लड़ा सब में है। ये रेड से इसलिए हाईलाइट है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बड़ा युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। झांसी में बहुत टाइम हुआ, दिल्ली में बहुत, दिल्ली से पूरा कंट्रोल करते थे, मेरठ में भी हुआ, बरेली में हुआ, फौजाबाद में, लखनऊ में। और जो ब्लैक है वो कम कम टाइम के लिए छोटे छोटे ग्रुप में हुए हैं, इसलिए इसको ऐसे बांटा गया है ताकि पढ़ने में ईजी हो। यहाँ पर हमें खुर्दा संग्राम का एक केस स्टडी मिलता है, ठीक है।
इसमें से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, तो आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करने की शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेज की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो थी, दक्षिण पूर्वी भाग, जैसे कि आप पूरे मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पे दक्षिण है और यहाँ पे पूर्व है, तो मध्य मतलब कि बीच में। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर से है साउथ ईस्ट साइड, आपको वो बता रहे हैं कि दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटे से राज्य था। बिल्कुल 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव और स्व अधिकृत 4 परगनाओं तथा जगन्नाथ मंदिरों के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासक उत्तरदायित्व थे ना, उसके पूर्व में दबाव के आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव, जो कि दूसरा राजा था, इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिरों की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया गया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों पर से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई दी। परिणाम यह निकला कि ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्हें जबरन अपने अधिकारों को लागू कराने का प्रयास किया गया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद को विस्थापित होना पड़ा था तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। सांत्वना के रूप में यह नियमित अनुदान के साथ जो उनकी पूर्वीय भूसंपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमांश था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया और उनका निवास पूरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का एक मार्ग प्रदर्शन किया गया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व नेतृत्व जमीन पर कर करने के लिए आए थे, जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इनमें राज्य से पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस तरह के जो लोग थे या जो संस्था को चलाए जा रहे थे, लाइटिंग, इस नीति का व्यवहार राजस्व की मांग, अनुचित वृद्धि और संग्रह के दमनकारी तरीकों से बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रायतों को भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग को वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों के बीच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा वंशानुगत सेना नायक जंगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल कर दिए गए जमींदारों में से एक थे। व्यापारिक रूप से एक भिखारी बन गए थे। अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की एक और संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों को स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन
शिकायतों के साथ जुड़ गई थी। वे अंग्रेजों द्वारा क्षेत्र में चांदी के सिक्के का प्रचलन, नई नई मुद्रा का राजस्व भुगतान पर जोर देना था। खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्बल हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाकर उन्हें काम वाले वंचित हो गए थे। जो हमारा 4th पॉइंट है, स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को एक दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले शस्त्र संग्राम और भयवार आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी स्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना के लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई थी। अब यहाँ से आपका जो उत्साह से भरपूर जमींदार और रियायत के लोग थे, जब भी इनके बारे में जानते हैं तब क्या होता है और लोग क्या करते हैं, ठीक है, तब यहाँ से उसके बारे में पढ़ोगे। उत्साह से भरपूर जमींदार और रियायत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक करमद्दो अभियान की शुरुआत किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 में बख्शी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों तथा कंध जनजाति ने योद्धाओं को अगवाही कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव जो द्वितीय राजा थे उसकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था, क्योंकि लोग अब यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे। वहाँ के जो पुरोहित थे वो भी उन्हीं लोगों का साथ दे रहे थे और ये बात ब्रिटिश को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, तो मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। जल्दी ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें अपने पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र ब्रह्मरवर के राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र से मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उसके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार भी दिए गए और उसकी घोषणा भी की गई। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइके मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के सामने संग्राम को लगभग काबू में कर लिया, परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुंकज के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा गया, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके अंतर्गत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दी के राजा के पुत्र रामचंद्र देव जो तृतीय राजा थे को स्वतंत्र कर दी।
पूरी जाने के लिए कह दिया गया। 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व फिर से सौंपा गया। मतलब किसी और को, उनको नहीं, उनको दिया फिर से नहीं, पहली बार ही। संक्षेप में यह ओडिशा में अंग्रेज के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइप विद्रोह कहना इसे कमतर पर आंकना होगा। यहाँ पर परम शांति के एक साम्राज्य की खातिर है। यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। आप पिक्चर को गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। जब 1857 में जब भारत में विद्रोह फैली थी, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल विद्रोह हो रहा था, क्योंकि एक टाइम पर पूरी दुनिया में एक ही काम नहीं हो रहा होता है। एक टाइम पर पूरी दुनिया में अलग अलग काम हो रहा होता है। तो जब भारत में ये सब चल रहा था, तो वहीं पे ये बताते हैं कि चीन के दक्षिण भागों में भी यही विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग क्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह का नाम से जाना जाता है। हांग जीक्वांग ने धारात्मक काल के ईसाई धर्म अपना लिया था और कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीन धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब की सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। ये ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य बादशाह को काफ़ी मदद दी, यानी उनकी हेल्प करना चाहती थी ऐसे चीज़ों के लिए, क्योंकि जो इसका ओपिनियन था वो उसको बहुत पसंद आया, इसीलिए उनको साथ दिया गया। यहाँ पे पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना जो नहीं कर पा रहे हैं। मैं इन सभी के आंसर का वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। इस पिक्चर को आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे लखनऊ वाली है। लखनऊ रेजिडेंसी का एक खंडर है, मतलब पहले लोग रहते थे, अब ये खंडर बन चुका है। जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारे अंग्रेज औरतों, मर्दों और बच्चों को रेजिडेंसी की इमारतों पर पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उन पर गोले से हमला किया। इसी तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मौत हो गई। हेनरी लॉरेंस की एक स्टोरी आप चैनल पे जाके पढ़ना। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाया गया है और लोगों के अनुसार यहाँ पर उसका भूत घूमता है। गौर से देखोगे तो इमारतों पर बीती हुई दौर के निशान किस तरह बचे हुए हैं। इसका स्टोरी हेनरी लॉरेंस का बहुत फेमस है, पढ़ना नहीं सुनना, जो मैंने लिंक डाला हुआ है। जब इसका 6 चैप्टर पढ़ाऊँगी मैं कल, जल्दी ख़त्म करो, एग्ज़ाम आने में सिर्फ 4 महीने बच गए हैं। जल्दी से रिवाइज कर लो और जिसने नहीं पढ़ा पूरा वो पूरा पढ़े। 6 चैप्टर को मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक जो थे।